हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में अभी एक अफवाह फैला था कि ईरान से आता हुआ एक टैंकर जो है, क्रूड ऑयल का जो टैंकर है, जो कि भारत की ओर आ रहा था और अचानक जो है चाइना की ओर मुड़ जाता है। और इसके कई कारण सोशल मीडिया पर ऐसे अफवाह उठाए जाते हैं, फैलाए जाते हैं कि यह मुख्य रूप से भारत के पास जो है रिजर्व नहीं है या भारत के पास पैसा नहीं है, जिसके कारण ईरानी जो ऑयल टैंकर है वो रसिया की तरफ मतलब भारत की तरफ आने के बजाय चाइना की तरफ मुड़ गया। हालांकि अगर थोड़ा सा इसके दूसरे पहलू में जाके अगर आप सोचने का काम करेंगे तो आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि बाय द वे अगर टैंकर हार्मुज से वो छोड़ दिया है, अगर टैंकर को हार्मुज से ईरान छोड़ दिया है और भारत की तरफ आ रहा है, तो क्या ईरान केवल पैसों के चक्कर में भारत में भेजा हुआ टैंकर को चाइना की ओर मोड़ देगा या वापस बुला लेगा? ऐसा तो कोई देश मूर्खता नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है? क्योंकि जितना का बाबू नहीं उतने का झुंझुना लग जाएगा। झुंझुना कहने का मतलब मेरे ये है कि जिसके ट्रांसपोर्टेशन की जो कास्ट है वह उतना ज़्यादा उसको लग जाएगी कि वह उतना ही, उल्टे में तो वह युद्ध में ही परेशान है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको जो बताई जा रही है कि भारत के पास जो है कैश रिजर्व जो है या भुगतान करने के लिए पेमेंट नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, ऐसा भी गलत है। ऐसा क्यों गलत है? क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में आरबीआई के द्वारा जो है रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, इवन बताया भी गया था कि लगभग 700 के आसपास जो है अभी मतलब बिलियन डॉलर के आसपास जो है रिजर्व है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं से कि भारत के पास अभी भी लगभग 3 माह 4 माह के आसपास जो है आयात निर्यात करने से रिलेटेड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से व्यापार करने से रिलेटेड जो है अभी भी फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है, अर्थात है। इसके मतलब आप साफ साफ निकाल सकते हैं कि ये फॉरेक्स रिजर्व ये नहीं कि 1991 के जैसे भी अभी कुछ ऐसा घटना नहीं दिखाई दे रहा है कि 1991 में तो मात्र 7 दिन के आसपास बचे हुए थे, लेकिन अभी ऐसा कोई घटना भी नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर इसमें फॉरेक्स रिजर्व में कमी आ भी रही है, कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि इसमें कमी आ रही है, इसके कई पहलू है। जो वैश्विक लेवल पे अनिश्चितता फैली हुई है या वैश्विक लेवल पे जो अनसर्टिनिटी फैली हुई है, खासकर ईरान से जो युद्ध शुरू हुआ है, मध्य एशिया में जो युद्ध हुआ है या हो रहा है, उसमें भी आपने देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको यह दिखाई देगा कि टोटल ऑन द वर्ल्ड पे जो है या इसका प्रभाव होता हुआ आपको दिखाई देगा, ये नहीं कि केवल भारत पे ही दिखाई देगा। तो रिजर्व जो है, जैसे अमेरिका जैसे देश पे इतने बड़े इम्पैक्ट पड़े हैं, तो भारत पर भी तो पड़ना लाजमी है, क्योंकि हार्मुज स्ट्रेट जो बंद कर दिया गया है ईरान के द्वारा, तो इसका इम्पैक्ट आयात निर्यात पर पड़ रहा है। तो इस पे जो है सप्लाई चेन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सीधे सीधे प्रभावित तो करेगा। दूसरा कारण आपको बार बार ये भी दिखाई दे रहा है, आईएमडी के द्वारा जो चेतावनी दी जा रही है कि हो सकता है इस वर्ष अल नीनो है। अगर अल नीनो का प्रभाव, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, अगर अल नीनो का प्रभाव ज़्यादा रहता है तो यह भारत के लिए कंसर्न और हो सकता है मुद्रास्फीति से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि अल नीनो का जब प्रभाव रहता है तो भारत में सूखे जैसी स्थिति हो जाती है, वर्षा नहीं होता है, मानसून जो है प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण आपको दिखेगा कि यहाँ पे जितने भी फूड आइटम्स हैं या खाद्य पदार्थ हैं, कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और वह जब नहीं होगी, जैसे खरीफ की फसलें वगैरह अगर आप देखेंगे तो वह जब नहीं होंगी तो उसकी सप्लाई जो है बाधित होगी, या उसकी उत्पादकता जब बाधित होगी तो सीधे सीधे सप्लाई के बाधित होने के कारण भी मुद्रास्फीति आ सकती है या खाद्य की कमी आ सकती है, जो अल नीनो का प्रभाव है। और उसके चलते मुद्रास्फीति बढ़ेगा, और खासकर जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है उसके चलते ऑन द होल पे देखा जाए तो ज़्यादा मात्रा में मुद्रास्फीति दिखाई देगी बढ़ते हुए, या आर्थिक मंदी का भी आपको यहाँ पे संकेत दिखाई दे सकता है। इवन आपको दिखाई देगा कि मुद्रास्फीति तो बढ़ेगी लेकिन आर्थिक विकास नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब स्टैगफ्लेशन जैसे ये परिस्थितियां आपको उत्पन्न होते हुए भी दिखाई दे देगी, अगर अल नीनो भी साथ साथ में अगर ऐसा प्रभाव दिखाता है तो स्टैगफ्लेशन, आपने इकोनॉमिक का एक टर्म है, ये आपने पढ़ा होगा, टर्म जो है, सॉरी, यह टर्म जो है इकोनॉमिक का है। स्टैगफ्लेशन में होता क्या है कि मुद्रास्फीति तो बढ़ती है, लेकिन मुद्रास्फीति के बढ़ने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि नहीं बढ़ पाती है, और साथ ही साथ आपने देखा कि बेरोजगारी भी बढ़ती चली जाती है। इसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, ठीक ना। ऐसे
नॉर्मल इन्फ्लेशन में आपने ये देखा होगा कि लाफर वक्र या में देखा होगा आपने, या मुख्य रूप से और भी फिलिप्स वक्र जो है उसमें देखा होगा, सॉरी फिलिप्स वक्र में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, वैसे वैसे बेरोजगारी दर कम होती जाती है। अर्थात इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में जो संबंध है वह व्युत्क्रम का है। व्युत्क्रम का मतलब कि यह मुख्य रूप से आप देखेंगे कि उल्टा का है। उल्टा का मतलब कि बेरोजगारी अगर घटेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि अगर यह इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चला गया, ऑन द कंट्रोल नहीं हो पाया, बहुत हाई लेवल पे चला गया, तो उस स्थिति में जब ज़्यादा मतलब एक स्तर तक इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उसमें आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी दर घटती है। लेकिन उस स्तर के ज़्यादा जब बढ़ता है तो ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। कारण क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो सीधे सीधे क्या होती है, डिमांड कम हो जाता है, महंगा हो जाता है सामान और डिमांड कम हो जाता है, जिसके कारण आर्थिक वृद्धि भी कम होने लगती है। तो उस स्थिति में आपको दिखाई देगा सारी चीज़ें कि स्टैगफ्लेशन जैसे कंडीशन आ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैगफ्लेशन के भी कंडीशन आ सकते हैं, वो चीज़ें अलग है। लेकिन ये जो बताया गया है यह गलत अफवाह है, और खासकर ऑफिशियली भारत ने इसमें इस जो पेमेंट क्लेम की बात की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया है ना। तो भारत साफ साफ कहा है कि ऐसी बात नहीं है। इंडिया डिनाइज पेमेंट इशू विद ईरान से क्रूड सप्लाईज फुली सिक्योर्ड। भारत साफ साफ कहा है कि भारत के द्वारा जो तेल आयल टैंकर मंगाए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से जो आए हैं वो हार्मुज स्ट्रेट से होके आए हैं। इसके कई मुख्य रूप से मायने हैं। हार्मुज स्ट्रेट बंद है तो वो अलग चीज़ है जिससे सप्लाई चेन बाधित हुई है, लेकिन ये चीज़ें नहीं है कि पेमेंट इश्यूज है, पेमेंट नहीं है भारत के पास, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। ये गलत बात है, और बिल्कुल यह सप्लाई फुल रूप से, पूर्ण रूप से सिक्योर होकर आ रहा है, यह भारत के द्वारा कहा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा देखिए एक्स पे लिखा गया था द न्यूज रिपोर्ट एंड सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें अफवाह के बारे में बताया जा रहा था। बताया गया है कि ईरानियन क्रूड कार्गो बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम वादिनार इंडिया टू चाइना ड्यू टू पेमेंट इशू, ये फैकल्टी इनकरेक्ट, ये गलत है। इंडिया इंपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम 40+ कंट्री, केवल एक ही देश से भारत जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट नहीं करता है, आयात नहीं करता है। इसके लिए 40 से अधिक देशों से भारत जो है आयात करता है। पिछले दिन आपने देखा भी होगा कि अमेरिका के द्वारा जो टेरिफ लगाया जाता है उसके बाद भी आपने देखा होगा कि भारत मल्टीपल जो है जंक्शन जो है, मल्टीपल जंक्शन से वह अपने आयात को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए वह संबंध करता है। केवल इससे मतलब यह चीज़ें दर्शाती हैं कि भारत का डिपेंडेंसी जो है वह केवल किसी एक देश पे नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई भी देश हो। तो 40 से अधिक है, 40+ कंट्री से इंपोर्ट करता है। विथ कंपनीज हैव फुल फ्लेक्सिबिलिटी टू सिक्योर ऑयल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। यह डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये इसका खंडन किया गया है। बताया गया है कि ये जो अफवाह फैलाए गए हैं ये बिल्कुल कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताया जा रहा था कि भुगतान में कोई बाधा नहीं है। बहुत सारे अधिकारियों के द्वारा भी ये बताया गया है कि भारत रिफाइनरी ईरान से कच्चा तेल सफलतापूर्वक जो है खरीद रहा है, और भुगतान करने की भी स्थिति में भारत ऑलरेडी भुगतान करने की स्थिति में है। ऊर्जा स्रोत में विविधता है भारत के पास, क्योंकि एक के पास डिपेंडेंसी से इस विश्व में, इस ईरा में जो एरा ये चल रहा है उससे कहीं ना कहीं आपकी जो है समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए भारत 40 से अधिक देशों से कच्चे तेलों का आयात करता है। आपको पता ही है कि भारत में कच्चे तेल उतने बड़े मात्रा में नहीं होते हैं। और ये सोचने की बात है, ये आपको ये भी दिखाई देगा कि यूरोपियन कंट्री जो है सर्वाधिक मात्रा में भारत से जो है ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहा है, मतलब ऑयल जो है खरीद रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है भारत उनको। उसका कारण है कि रसिया से वो डायरेक्ट नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन एक तरह से भारत से खरीद रहे हैं। तो भारत रसिया से खरीद रहा है और भारत रिफाइन करके बेच रहा है किसको, यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो ये भी एक आपको विडंबना यहाँ पे दिखाई देगी। कच्चे तेल और LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने से रिलेटेड अगर आपने देखा होगा तो भारत ने पहले ही कच्चे तेल और LPG से संबंधित आयात अनुबंध हासिल कर लिए हैं, जिसमें ईरान कार्गो भी शामिल है। ये आपूर्ति सामान्य रूप से आ रही है और बहुत सारी जहाज़ें आए भी हैं। वो अलग बात है कि जो हार्मुज पे जो कंसर्न बना हुआ है वो पूरे विश्व के लिए बना हुआ है, ये नहीं कि भारत के लिए। लेकिन उसमें भी भारत के बहुत सारी जहाज़ें जो हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है वो सुरक्षित मुख्य रूप से भारत पहुंची हैं। ठीक ना। हालांकि भारत की बहुत सारी जहाज़ें अभी भी हार्मुज की खाड़ी में फंसी हुई हैं। अन्य देश के भी बहुत सारे जो है जहाज़ें वहाँ पे कार्गो जो है फंसी हुई है। इसके रिलेटेड जो है बातें चल रही हैं। यूके के द्वारा एक इनिशिएटिव किया जा रहा है जो हार्मुज से संबंधित कैसे उसको डिप्लोमेसी रूप से उसका मुख्य रूप से निराकरण किया जाए, इसकी बात चल रही है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, इंडियन मैपिंग वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।